बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब से हुकूमत संभाली है तो हर हुकूमत की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस मुल्क के जो मसाइल हैं या जो हुकूमत को इस वक्त दरपेश मामलात हैं उनकी तरफ निशानदही करती नज़र आती है, आवाम को उनके बारे में बताती नज़र आती है। कहीं पर कुछ फैसले ऐसे भी आए जिससे पीछे हटना पड़ा तो उनको यू टर्न का नाम दिया गया, लेकिन ऐसे में एक ऐसा फैसला भी है जिसको जितनी मर्जी सियासी मुखालफत हो तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सराहा है। और उसी की एक दूसरी किस्त हमें इस वीकेंड पेशावर में भी नज़र आई है। शेल्टर होम का जो आगाज़ लाहौर से किया गया था वही हमें पेशावर में भी नज़र आया, जिस तरीके से ये बताया गया कि वो तमाम अफराद जो कि रात खुले आसमान तले मौसम की सख्ती को बर्दाश्त करते हुए मजबूरी की हालत में वहाँ गुजारने पर मजबूर होते थे, अब उनको ये जगह मुहैया की गई है जहाँ पर हीटर्स का इंतज़ाम भी है, उनके लिए नाश्ते का भी सुबह इख्तिमाम किया जाता है। और पेशावर में भी उसी की हमें झलक नज़र आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ये कहते हैं कि ये जो इक़दाम है ये एक फ़लाही रियासत की तरफ एक अहम कदम है। यकीनी तौर पे होगा, ताहम ये एक जुज़्व है, ये कुल नहीं है। बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है। ताहाल हम देखते हैं कि मुल्क के बहुत सारे सुलगते सियासी, मौशी और समाजी मसाइल हैं जो इस बात का तकाज़ा भी करते हैं कि उनकी जानिब भी एक मरबूत किस्म की पॉलिसी जो है वो अपनाई जाए। उस पर भी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें सियासी मामलात की और अदालती मामलात की तो उनका आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से अगर बात करें, जो केसेस हैं, जो नैब के रेफरेंसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं एहतसाब अदालत को कि 24 तारीख़ तक वो मुकदमात आपने क्लोज़ करने ही हैं, वाइंड अप करने हैं, जो वर्डिक्ट है वो सुनाना है। अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस के हवाले से दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जमहूरियत के बादशाह जिनको कहा जाता है या मुफाहमत के बादशाह जो कहा जाता है, साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी साहब को, उनकी भी जो तनकीद है वो भी काफ़ी तुंद तेज़ होती चली जा रही है। ज़रदारी साहब ने अभी जो बात की है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले उनका ऐसा कौन सा बयान आया था जिस पे तमाम ही लोगों ने अपनी अपनी राय भी दी थी, कहीं तनकीद भी हुई थी और कहीं ये भी कहा गया था कि जो ज़रदारी साहब ने कहा है उसके बाद उन्हें मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए था, बल्कि तमाम तर चीज़ें खोल के अवाम के सामने रखते। और वो बयान था ईंट से ईंट बजाने का। क्या कहा था, पहले वो सुन लीजिए। हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। हमें पता है मुल्क क्या है, हमें पता है मुल्क की कीमत क्या होती है। हम समझते हैं कि धरती क्या है, हम समझते हैं कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं और ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। आपके 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। अब लगता ऐसे ही है कि आने वाले दिनों में सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। गहमा गहमी नज़र आएगी पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से। बहुत सारे सियासी पंडित अब ये बात करते नज़र आते हैं कि एक जो GIT रिपोर्ट, फाइनल हतमी रिपोर्ट फेक अकाउंट्स के हवाले से 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जानी है, शायद वो भी एक सबब है इस तमाम तर तनकीद का जो कि ज़रदारी साहब इस वक्त करते नज़र आ रहे हैं। और हालिया जो उनका बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो 3 साल जिनकी मुद्दत मुलाजमत है या 3 साल के लिए जो लोग आते हैं इन कुर्सियों पर, उनको वहाँ वो ललकारते नजर आए हैं। उनके हवाले से क्या कहा वो भी सुन लीजिए। जिसका टेन्योर, जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? ये हक सिर्फ पार्लियामेंट को है। जिसकी नौकरी ही 3 साल है उसको इस कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? अब सवाल ये है कि पिछले वाले बयान की तरह जब उन्होंने ईंट से ईंट बजाने की बात की थी और उसके बाद उन्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ा था, वो काफ़ी अर्सा वापस ही नहीं आए थे, क्या इस बयान के बाद भी कोई ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि ज़रदारी साहब जो है मुल्क से बाहर चले जाएंगे या यही रहेंगे और 19 दिसंबर को जो कुछ होता है उसके बाद के जो मामलात हैं उनको फेस करते हुए नजर आएंगे? हुकूमत मुद्दत पूरी करे ये बात बहुत ज़्यादा होती है और यकीनी तौर पे मुद्दत पूरी करनी चाहिए, जमहूरियत का तसलसल होना चाहिए। तमाम ही लोग इस चीज़ पर यकीन रखते हैं। 3.5 माह का अरसा ही हुआ है इस हुकूमत को अभी बने हुए, लेकिन एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अर्ली इलेक्शन की बात की थी जिसका कॉन्टेक्स्ट
साउथ पंजाब सूबे की तश्कील था। कल जरदारी साहब ने भी कहा कि उनको भी अर्ली इलेक्शन का कहीं से इशारा मिला है। इनको समझ नहीं है और इनको ना मांगना आता है, ना दिखाना आता है, ना देना आता है। ये सिर्फ लेने वाले हैं। इनसे जान छुड़ा के फिर दोबारा मुल्क को बनाएंगे। इंशाल्लाह जल्दी इनसे जान छुड़ाएंगे, जल्दी घर बेच के, और इंशाल्लाह अर्ली इलेक्शन करा के और पाकिस्तान पूरे में पीपल्स पार्टी की विक्ट्री करा के पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना के दिखाएंगे। जलसे हो रहे हैं और मुलाकातें हो रही हैं, कोई इशारा आपको मिला है? इशारा मिला है अर्ली इलेक्शन का। इशारा मिला है अर्ली इलेक्शन का। आज इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर लॉ एक्सपर्ट हैं। थोड़ी देर में नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। पलवशा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और हमें कराची में पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सीनियर रहनुमा फॉर्मर गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। चारों की तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। ज़ुबैर साहब, आई स्टार्ट विद यू। सर, ये फरमाइए कि ये अर्ली इलेक्शन के चर्चे ये कहाँ से होने लगे? चले इमरान खान साहब के बयान के हवाले से जो उन्होंने अर्ली इलेक्शन की बात की, उस पर वजाहतें भी आई, उनके वज़रा ने कहा, और क्योंकि हम लोग खुद वहाँ मौजूद थे तो साउथ पंजाब प्रोविंस की बात होते होते उन्होंने ये बात कर दी, लेकिन यकीनी तौर पे वो बात पिक हो गई, ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। लेकिन अब जरदारी साहब को भी इशारा होने लगा है अर्ली इलेक्शन का। तो आप समझते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये इस जमहूरियत के तसलसल के लिए, निज़ाम के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं 3-3.5 महीने के बाद ऐसी बातें होना? मैं एग्री करता हूँ आपसे कि इतना जल्दी 3-3.5-4 महीने में अर्ली इलेक्शंस की बात स्टार्ट हो जाना अच्छा शगुन नहीं है। और अच्छा शगुन पॉलिटिकल प्रोसेस के हवाले से तो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मईशत के हवाले से। और मेरा ख्याल है जो वजाहत भी आई थी, वो अगर वज़ीर आज़म ही वजाहत उसकी कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत से इन्वेस्टर्स को, और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स को जानता हूँ जो रुक गए एक सडनली। अब उनको तो ये साउथ पंजाब और इतनी माइन्यूट डिटेल में कोई भी नहीं जाता। वो तो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने बात की है अर्ली इलेक्शंस की। अब अर्ली इलेक्शंस की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। हालांकि मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि वो उनका रेफरेंस प्रॉब्ली एक बाय द वे वो कह गए, वो इतने प्रिपेयर्ड होते नहीं हैं और बहुत सी चीज़ें कह जाते हैं जिसका मेरा ख्याल है उनको एहसास नहीं होता कि कितनी संजीदा होती है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनके स्लिप ऑफ टंग। इनफैक्ट फैसल वाडा ने तो कहा था स्लिप ऑफ टंग है। हम लोग खुद वहाँ मौजूद थे तो बात जनूबी पंजाब के सूबे की बनाने की हो रही थी, और सवाल यही था कि जी जनूबी पंजाब अगर सूबा बन जाता है तो फिर आपकी मेजॉरिटी तो नहीं रह जाएगी सेंट्रल पंजाब के अंदर, तो फिर क्या करेंगे, आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो उन्होंने फिर उस पर वो जवाब दिया था कि ये भी हो सकता है, इट कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस। नदीम अफजल चंद साहब की तरफ जाते हैं जो आपने बात की थी। सर ये फरमाएं, उन्होंने कहा कि चले वज़ीर आज़म साहब को तो वजाहत कर देनी चाहिए थी, अर्ली इलेक्शन की बात उन्होंने कर दी, फिर आपके कुछ वज़रा का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन बड़ा बुनियादी पॉइंट ये है कि अब जरदारी साहब भी क्योंकि उसी बात को कर रहे हैं कि उनको पता नहीं कहाँ से इशारा हुआ है कबल इस वक्त इंतखाबात का, अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। 3-4 महीने के बाद ही कबल इस वक्त इंतखाबात की बातें होना शुरू हो गई हैं। इन्वेस्टर आपका इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो परेशान है कि यार मुल्क में फिर से इलेक्शन आने वाले हैं, क्या हो रहा है? देखिए जी, इलेक्शन तो किसी वक्त भी आ सकते हैं, ये कोई अनोनी बात नहीं होती। जमहूरियत जहाँ पे होती है, पार्लिमानी निज़ाम होता है, वहाँ इलेक्शन कोई गल ही नहीं होता। इलेक्शन होता है। लेकिन देखना यह है कि इलेक्शन इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो लोग हैवी सिस्टम को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, या छोटे छोटे ग्रुप्स की सूरत में हुकूमतों को और पीटीआई की ना पंजाब में मेजॉरिटी है ना मरकज़ में उस तरह मेजॉरिटी है, तो बहुत सारे लोग और नून लीग के साथ मिलकर या किसी नून लीग वाले अपोजिशन का जिस तरह इनका वतीरा बना हुआ है, बट अभी तो मेरे ख्याल में कौन ब्लैकमेल कर रहा है? देखिए, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ तो खैर ज़्यादा सख्त है थोड़ा सा, लेकिन तंग किया जाता है हमेशा। और ये जो अपोजिशन का काम है ना, अपोजिशन का तो हक होता है, ब्लैकमेल करना अपोजिशन का तो हक होता है। लेकिन अगर अपने लोग शुरू हो जाए या अपने इत्तेहादी शुरू हो जाए या अपने ग्रुप शुरू हो जाए तो वो मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन की जो बात आपने वजाहत कर दी, वो आपने जो बात की थी, आपने इंटरव्यू में क्योंकि आप शामिल थे जनूबी पंजाब के हवाले से, तो वो मेन तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी। असल प्रॉब्लम इस मुल्क का इस वक्त इलेक्शन तो हो गया,
अब अपोजिशन को तो खुश होना चाहिए अगर कोई और कहे, लेकिन ये पहली अपोजिशन मैंने देखी है जो अर्ली इलेक्शन से परेशान हुई है कि इलेक्शन दोबारा इलेक्शन आ गए। वो इनको पता है कि अब जरदारी साहब तो बड़े खुश हैं, वो कहते हैं कि बड़ी जल्दी इलेक्शन आएंगे, इनसे जान छुड़वाएंगे और पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी लाएंगे। अपोजिशन का काम होता है अपने वर्करों को, अपने लोगों को मोटिवेट करना, तैयार रखना कि बिल्कुल इलेक्शन आ रहे हैं। लेकिन अलमिया इस मुल्क में यह है कि यहाँ डेमोक्रेटिक एजेंडा और होता है, ज़ाती एजेंडा और होता है। जमहूरियत और ज़ाती एजेंडे को लोग मिक्सअप कर देते हैं। मैं समझता हूँ इसको मिक्सअप नहीं करना चाहिए। अच्छा, ब्लैक मेलिंग का जरा बताइएगा, वो हो रही है क्योंकि उस पर वापस मैं इसलिए जा रही हूँ कि जो चेयरमैनशिप थी पीएसी की, शहबाज शरीफ साहब को के पास चले जाना, हुकूमत का मान जाना, उस पे आपके अपने वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि ये जो अपोजिशन की तरफ से ब्लैकमेल हो गई, इल्जाम आपने अपोजिशन पे लगाया है। अपोजिशन ने इस वक्त जो जैम किया हुआ है पार्लियामेंट को, कमेटी सिस्टम, पार्लियामान की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कमेटी सिस्टम के जरिए डिलीवर करना होता है। ओवरसाइट जो नुमाइंदों ने देनी होती है वो कमेटी सिस्टम के जरिए होती है। लेकिन अपोजिशन खुद कमेटी सिस्टम नहीं मुकम्मल होने दे रही, सिर्फ वो हमने चेयरपर्सनशिप लेनी है, वो लेनी है। भाई आप तो कहें कि जी फॉरेन कमेटीज़ बनाएं, क्योंकि कमेटीज़ के अंदर ही तो आप ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल करेंगे, आप वज़रा को करेंगे, आप हुकूमती पॉलिसीज़ के ऊपर इसको उसका करेंगे। पार्टी के अपने लोग काफ़ी और काबीना में बैठे हुए लोग बड़े नाखुश हैं इस डिसीजन से। मैं समझता हूँ कि अगर अपोजिशन बाज़ेद है पीएसी लेने में तो दे दी है, हुकूमत ने दे दी है, अब इसके ऊपर क्या राय देनी है वो एक फैसला हो गया है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो दे भी दी तो नहीं दिया, ना भी अपोजिशन को मिलती तो अपोजिशन को इतनी जिद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब अभी तो जेल में, अगर बाहर निकलेंगे भी तो वो बीमार होंगे, फिर वो बाहर इलाज के लिए चले जाएंगे, पीएससी तो इफेक्टिव नहीं होगी। आपने वैसे सारा प्रिएम्प्ट कर लिया कि बाहर आएंगे तो वो बीमार होंगे, फिर वो बीमार होंगे तो बाहर चले जाएंगे। का तरीका वारदात ही है। अच्छा, मैं पुराना तरीका वारदात एक जैसे ही है। परवेशा साहिबा, ये फरमाइएगा कि ये जरदारी साहब जो कह रहे हैं कि उनको इशारा मिला है, ये कहाँ से उनको इशारा हुआ है कि मुल्क में कबल वक्त इंतखाबात हो सकते हैं, अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं? फिर ज़ाहिर है सियासी बयान उनका ये कि पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी वो ला सकते हैं, इन हुक्मरानों से वो जान छुड़वा सकते हैं बड़ी जल्दी। देखिए, इशारे कई जगह से मिल सकते हैं। सबसे पहला इशारा जो है, जो किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को मिलता है, वो मौजूदा हालात से मिलता है। और मौजूदा हालात से अगर कोई पार्टी के सरबराह एक अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं, अपना तज्जिया देते हैं, तो वो इशारा ही है। लेकिन इशारे और जगहों से भी मिल सकते हैं, और इसका सबसे पहला इशारा तो खुद वजीर आजम साहब ने दिया। अब जब वजीर आजम मुल्क का बात करता है तो स्लिप ऑफ द टंग उसको कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि जब वजीर आजम साहब बैठते हैं, खास तौर पर जब मीडिया को फेस करते हैं, या जब वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या जब वो कोई बयान देते हैं किसी मुल्की मसले पर, तो उम्मीद ये की जाती है कि उनको एक ब्रीफिंग पहले दी जाती है। उनके पास उनके महकमे होते हैं, उनका स्टाफ होता है जो उन्हें पल पल के हालात से बाखबर रखना उनका काम होता है। लिहाजा कहते हैं ना कि कोई चीज स्लिप ऑफ टंग है, ये मुझे तो इतनी काबिल कबूल नहीं लगती, लेकिन ये कोई ऐसा इतना बड़ा बयान नहीं है जिसमें हम इतना जरदारी साहब रहे हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने ईंट से ईंट बजाने की बात की थी परवेशा साहिबा, फिर वो बड़ा अरसा बाहर चले गए थे। अब वो एक तरफ ये कहते हैं कि उनको इशारा मिला है कि अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं, दूसरी तरफ जो 3 साल जिनकी मुद्दत मुलाजमत है उनको भी ललकारते हैं, उनको भी कहते हैं कि जी आप इस कौम के फैसले नहीं करेंगे। अब आपको किस चीज पर एतराज है? आपको उनके इशारा मिलने पर एतराज है या मुझे समझ नहीं आ रही? अगर किसी को इशारा मिला है कि इलेक्शन अर्ली हो सकते हैं, इशारा कहाँ से मिला है? जमहूरियत में इलेक्शन जल्दी होना, कहाँ से इशारे मिलते हैं इस मुल्क में कि जी अर्ली इलेक्शन होने हैं? दैट इज एग्जैक्टली प्रिसाइजली माय क्वेश्चन। अब देखिए ये क्यों परेशानी है, कोई भी जमहूरी हुकूमत जो है या किसी भी जमहूरी सिस्टम में, किसी वक्त ये नदीम ने सही बात की है, ये क्योंकि खुद पॉलिटिकल वर्कर हैं, इनको पता है किसी वक्त भी और तैयार होना चाहिए हर पॉलिटिकल वर्कर को इलेक्शन के लिए। ये तो जो ऐसे बैठ जाए आराम से कि अब बस 5 साल जो है वो हमें मिल गए हैं, ये इस मुल्क की हिस्ट्री जो है ये उससे बड़ा एक मुख्तलिफ जो है वो किस्सा हमें सुनाती है। अगर इलेक्शन जल्दी हो, और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में भी स्नैप इलेक्शंस का कहाँ से लफ्ज आया है?
वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में भी किसी छोटी छोटी बात पर इलेक्शंस हो जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी को इशारा मिले, इसमें मुझे इतराज या ईंट से ईंट बजाने का इससे क्या ताल्लुक है? मतलब अब आप अगर कोई चाहे कि वो 3 साल बाहर चले जाएं, अच्छा तो अब वो 3 साल बाहर जाने जिनकी मुद्दत मुलाजमत है, या आपको उनकी तकरीर बयान से भी का नजर आ रहा है, पुराने बयान का भी कोई ताल्लुक से भी नजर आ रहा है, मैं और ये देखिए उनकी बातों से भी नजर आ रहा है। और अगर जेल तो मैं आपकी एग्री करती हूँ कि बाहर के ममालिक में जहाँ असल वाली सही मानों में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वहां पर इलेक्शंस होते हैं, मिड टर्म्स इलेक्शंस होते हैं, अर्ली इलेक्शंस होते हैं, उससे जमहूरियतें मजबूत होती हैं, कमजोर नहीं होती। बट वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमारे यहाँ रविश और ही रही है। जो अपोजिशन में होता है वो हुकूमत के खिलाफ किसी ना किसी वजह को ढूंढता है कि जी इलेक्शन हो, किसी तरीके से ये जाए। पॉलिटिकल वर्कर्स को डरना नहीं चाहिए। आई ऑल्सो एंडोर्स योर दैट पॉइंट। बट द थिंग इज, मैं आरिफ चौधरी साहब आपकी तरफ आती हूँ कि अभी भी अगर आप किसी से भी पूछेंगे, नदीम अफजल चंद साहब या इनकी पार्टी लीडरशिप कहेगी हम तैयार हैं, अभी करवा लें, हम जीत जाएंगे। नवाज शरीफ साहब से अदालत में किसी ने पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल करवा लें, हम जीतेंगे, बड़ी मेजॉरिटी से आएंगे। जरदारी साहब भी यही बात कर रहे हैं। तो ये तो हर कोई कहेगा ना कि जी करवा लें। सवाल ये कि ये बातें हो कहाँ से रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, किस बेस पे हो रही हैं? पहली बात तो ये है कि इलेक्शन के लिए ये सब भी तैयार हो, तो इलेक्शन पाकिस्तान में इस तरह इतनी सूरत के साथ, इतनी शताबी के साथ, इतनी तेज़ी के साथ हरगिज़ नहीं होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि बड़े आराम से हम मिसालें देते हैं बाहर की दुनिया के, वहाँ जमहूरियत बहुत मुस्तहकम है। वहाँ इन्वेस्टर जो है वो इस चीज़ को नहीं देखता कि वहाँ किसकी गवर्नमेंट है। वहाँ इन्वेस्टर को ये पता है कि पॉलिसी जो है वो बनती है, इदारे मौजूद हैं और वो पॉलिसी जो है वो चलती है, उसके अंदर तसलसल है। यहाँ गवर्नमेंट के बदलने के साथ सारा निज़ाम बदल जाता है। लिहाजा पाकिस्तान में तो अभी जमहूरियत पक्की हुई नहीं, मजबूत ही नहीं हुई। यहाँ इलेक्शन जल्दी की बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, अच्छा। दूसरी बात मैं आपसे एक 3 साल वाले कौन है? मैं अर्ज करता हूँ, ये इशारे उशारे कोई नहीं होते। बात सिर्फ ये होती है कि आपने तासुर देना होता है कि चूंकि आप इस वक्त ट्रबल में हैं। आपसे मुराद जनाब आसफ अली जरदारी साहब, तो वो इस वक्त एक तो अपना जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसे ये बताना चाहते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, और दूसरा उसी प्रेशर में, जिस प्रेशर में उन्होंने माजी में बयान दिया था, एग्जैक्टली वही स्टाइल है और वही उनकी यानी ट्यून है और वही टेनर है बजाने वाले। अच्छा, मैं आपको अर्ज करूं, अब बात यह है कि आप ज़रा इस गवर्नमेंट के साथ जो हाथ हो रहा है वो ज़रा मुलाजा करें कि एक दिन इस गवर्नमेंट को नहीं दिया जा रहा, और शुरू से लेकर ये बात और कर कौन रहे हैं जिनके खिलाफ एहतसाब में केसेस चल रहे हैं। और ये वो खुद इनकी पॉलिटिकल पार्टी, उस वक्त इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था जब नवाज शरीफ साहब एहतसाब की जद में थे। जो ही सर, अगर आप इजाजत दें, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से वापस आते हैं, मैं आपकी बात मुकम्मल सुनती हूँ, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आसिफ जरदारी साहब जहां पर 3 साल वालों की बात करते नजर आ रहे हैं, कहीं पर कहते हैं कि अर्ली इलेक्शन का उनको कहीं से इशारा मिला है, वहीं पर 18वीं तरमीम का भी बहुत ज़्यादा तस्करा कर रहे हैं और ये कहते हैं कि जी तकलीफ़ इन्हें सिर्फ और सिर्फ 18वीं तरमीम से है, मुझे दबाव मेरे पर डाला जा रहा है। मैं पहले ज़ुबैर साहब मुझे बताएं, आप गवर्नर हैं एक सूबे के, ये जो अभी तासुर दिया जा रहा है कि 18वीं तरमीम का कोई मसला है, एक तासुर है कि जी कोई टसल चल रही है सिंध के अंदर और विफाक के अंदर, ये इंप्रेशन किस हद तक सही है? आप वहाँ मौजूद रहे, पहले भी ये चीज़ें होती थी, अक्सर शिकायत होती थी सिंध को कि विफाक ये नहीं कर रहा, विफाक कहता था हम सब कुछ जो हम कर सकते हैं वो हो रहा है। अभी इस वक्त आपको क्या सिचुएशन लगती है? अभी मेरा अपना जो भी मेरी मालूमात हैं और कुछ तो जो पीटीआई के वज़रा हैं वो पब्लिक में जाके ये बात कर भी चुके हैं। फैसल वाडा फॉर एग्जांपल इज़ वन मिनिस्टर, एक दो और मिनिस्टर्स ने भी बड़े खुल के बात की है कि वो 18th अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ हैं, जनरली ख़िलाफ़ हैं, और वो हमेशा से, चूँकि पीटीआई की अगर आप कंपोजिशन देखें 90% जो हैं वो
जिसको आप मैं कहता हूँ मुशर्रफाइट्स हैं, खुर्चें तो पीछे से वही निकलते हैं और तभी वो हर चीज़ 10 साल तक ही पीछे जाते हैं, उससे पहले कभी भी नहीं जाते। कभी एक दफा भी किसी भी वजीर या जितने लोग बात कर रहे हैं वो कहते हैं 18वीं तरमीम में कुछ शिके मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, चेंज होने की जरूरत है, पूरी तरमीम की बात कोई नहीं कर रहा। कुछ शिके नहीं, एक तो कॉन्सेप्शनली बात हो रही है, कॉन्सेप्शनली बात हो रही है कि जी सेंटर के पास जो है वो पावर्स ज्यादा होनी चाहिए और कई तो वज़रा ऐसे हैं जो कि कहते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या लिखा हुआ है 18th अमेंडमेंट में या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वफाक को हक पहुंचता है इंटरफेयर करने का एंड सो ऑन। सो जो आप वो जब मेरे गवर्नर जब मैं था और उस वक्त भी इश्यूज होते थे और वफाक और सूबों के दरमियान हमेशा इश्यूज होंगे अगर दो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत में होंगी दोनों जगह, और ये एक नॉर्मल चीज़ है और उसको मेरा ख्याल है एड्रेस करने का तरीका जो है अंदर बैठ के होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जी वर्बल असॉल्ट एक दूसरे पर मैं चीफ मिनिस्टर पर कर रहा हूँ सिंध के या वो कर रहे हैं, आप बातचीत करके बहुत सी चीज़ें रिजॉल्व भी कर लेते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि आने वाले दिनों में, मुझे आसिफ जरदारी के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं अपने हवाले से बात कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ज़रूर पीटीआई की ये कोशिश होगी कि 18th अमेंडमेंट की जो ज़्यादातर शिकें हैं उनको इस तरह से ख़त्म किया जाए कि जो पावर है वो ज़्यादा सेंटर के पास हो, प्रोविंसेस के पास कम हो। बट सर वो भी कैसे करेंगे? वो आइन में अगर तरमीम आपको चाहिए तो उसके लिए भी तो आपको चाहिए ना, मेजॉरिटी चाहिए। जाहिर सी बात है वो तो अब वो एक मराहिल तो वो तय करने पड़ेंगे, तय करने पड़ेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी वो शो करने को तैयार नहीं है पीटीआई व्हेन इट कम्स टू अपोजिशन पार्टीज। तरमीम में तय होने थे जिसमें उस वक्त नून लीग रुकावट बन गई। अभी मुझे बताएं क्या मसला क्या है आपके लोगों का 18वीं तरमीम से जो ज़रदारी साहब भी कह रहे हैं? मैं बताता हूं ना, वो पोर्शन में बताता हूं जो जुबैर साहब ने नहीं करने दिया अच्छा उस वक्त की गवर्नमेंट ने। अब जजेस की अपॉइंटमेंट है, ये वकील बैठे हैं, इनसे पूछ लें। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और मियां साहब ने सीओडी के तहत जो तरीक़ाकार वज़ा किया था, अब मेरे ख्याल में मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर आज भी समझता हूँ कि इस जजेस की अपॉइंटमेंट पे मैं समझता हूँ ये तरीक़ाकार गलत है। अच्छा, नाम बार से इनिशिएट होने चाहिए, अल्टीमेटली पार्लियामेंट में डिस्कस होने चाहिए, इम्पीचमेंट का इख्तियार भी पार्लियामेंट को होना चाहिए। आज तो वो लोग कहते होंगे काश कर दिया होता, तो ये उस वक्त नहीं किया। अब नैब के लॉज है, रिफॉर्म्स है, ये मैं समझता हूँ एज ए पोलिटिकल वर्कर 90 दिन का रिमांड का कोई तुक नहीं बनता और इसमें रिफॉर्म्स होनी चाहिए। उस वक्त नून लीग ने नहीं करने दी और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको पैरल। अब ज़राअत का इशू है, प्रोविंसेस अपनी तरफ से चला रहे हैं, फेडरल में भी मिनिस्ट्री है। अब फेडरल PARC NARC फेडरल में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, और सूबों में भी है, पैरेलल सिस्टम है, इसको ऊपर फैसले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल्स हैं, शेख ज़ायद हॉस्पिटल था, जब तक वफाक के पास था बहुत अच्छा चलता था, जब नून लीग के पास गया तो उसकी हालत देख लो उस वक्त। प्रोविंस के पास गया, जो कराची का एक हॉस्पिटल है वो जुबैर साहब मेरे से बेहतर जानते हैं, पहले बेहतर था या अब बेहतर है। तो ये कुछ चीजें देखें, पॉलिसीज में जो शिफ्ट है ना, बड़ा वसाइल के हवाले से, वसाइल के हवाले से कोई नहीं चेंज करेगा तो ठीक है ना। ये अब बैतुल माल है, उशर ज़कात कमेटियां सूबे में भी है, उशर ज़कात सूबे में भी है और वफाक में भी बैतुल माल भी है। तो ये चीज़ें हैं जिनको हम बहुत सारी चीज़ों ने सेटल करना है। बाकी जो बुनियादी जो मिथ था 18वीं तरमीम है उसके ऊपर मैं समझता हूँ कोई नहीं उसको छेड़ेगा। जो सूबों की ऑटोनॉमी की बात है उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है, सूबों को बाख्तियार होना चाहिए। लेकिन जुबैर साहब, कितना आपने बलूचिस्तान का ध्यान रखा अपने दौर में, कितने विजिट किए प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त, कितने लोगों की दूरियां दूर की, खुजदार कितना गए, मस्तूम कितना गए, नो गो एरिया में कितनी आपने इलेक्टेड गवर्नमेंट ने जाने की कोशिश की आपने दरबार में। अच्छा चंद साहब, मैं एक देखिए ना, मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ जवाब दे दूं जी सर, मैं आप ही की हवाले से जवाब दे रहा हूं। मैं पूरा कर लूं जवाब तो आपको फिर 10 साल जो हमारी 2 मिनट में तो नहीं दे सकते ना 10 साल नहीं सर जी 11 साल भी कह सकते। चलो आप कर लें मतलब डरा ना करें 11 साल कहेंगे तो कोई भी नहीं आके पकड़ेगा। नहीं पाई है आप, 10 साल तक क्यों पीछे जाते हैं। ठीक, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपकी बहुत सी बातें सही है कि नून लीग ने करनी थी। और मैं मुशर्रफ के दौर का भी मैं उस वक्त भी अपोजिशन में था। नहीं, मैं तो आपकी बात मैं अगर आप मुझे सिर्फ कहने दें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब वक्त था
नून लीग को जी, बहुत बात सी चीजें मुकम्मल करनी चाहिए थी। ना जुबैर साहब, मैं किसी जनरल का बेटा हूं, मैं तो फिर डरता हूं। डरना तो है नहीं, इस मुल्क में डरना चाहिए ना। हाँ नहीं, पीटीआई वालों को तो खासतौर पर डरना चाहिए कि भाई इतने एहसानात हैं और उसके बाद आप उसके 11 साल का और 15 साल का हिसाब भी मांगे तो वो कहेंगे भाई साहब आप हैं कहाँ, हमने आपको बिठाया है और आप हमारे से ही हिसाब मांग रहे हैं। तो वो आपके लिए मुश्किल है, वो तो हम समझ नहीं। वो साहब आपने नहीं मांगा, जरदारी साहब ने बाय द वे आज ये भी कह दिया, जिनकी तरफ आप इशारा करके कहते हैं ना, आपने साहब कौन सा जिनकी तरफ आप इशारा करके कहते हैं कि खान साहब को उन्होंने बिठाया, आज जरदारी साहब ने कहा कि जी देखिए उन्होंने अल्ताफ हुसैन को बनाया, फिर क्या हुआ उसके साथ, नवाज शरीफ को बनाया, जनरल जिलानी साहब ने बनाया, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, जनरल जिलानी साहब के दौर से लेकर जनरल एहतशाम ज़मीर तक का सफर तय किया आपने। जुबैर साहब जी सफर तय किया, बिल्कुल तय किया, लेकिन मैं तो सिर्फ कह रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हो सकता है गैस की पॉलिसी मुशर्रफ के दौर में खराब हो। शौकत अजीज को भी आप कभी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कोई मतलब इतना भी हिसाब किताब नहीं आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्यों बात की थी। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ थोड़ा सा अपना, आप तो बड़े सियासी वर्कर हैं, आपको थोड़ी सी तो हिम्मत करनी चाहिए। मतलब ऐसे लगता है कि सारे प्रॉब्लम्स ही 10 साल पहले शुरू हुए थे, मुशर्रफ का दौर इतना बिल्कुल करनी चाहिए। देखे ना आप, पहले अदवार में फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा अपॉइंटेड आते थे, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी, फाइनेंस मिनिस्टर कहीं से इंपोर्ट होके आ जाता था, फॉरेन मिनिस्टर इंपोर्ट होके आ जाता था। चलो आज देख ले, कम से कम हमारा फाइनेंस मिनिस्टर इलेक्टेड तो है। चलो आपको कोई इतराज है तो मैं नहीं सकता, आपको हमारे फाइनेंस इस चीज पे तो जुबैर साहब को इतराज नहीं होगा। बहरहाल मैं सर वापस कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये 18वीं तरमीम वाला जिस तरह इन्होंने बात की, कोई भी तरमीम है या कोई भी शेक है, बात तो हो सकती है ना बैठ के उस पर, कोई सहीफा आसमानी तो नहीं है अगर कहीं पर एतराज़ात हैं, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी इनमें भी नहीं है, यानी पीटीआई की लीडरशिप में कि बाकी अपोजिशन पार्टीज को साथ मिला के बैठ सकें। मेजॉरिटी से ही होना है ना जो भी होना है, अगर आपने आइन में कोई छेड़छाड़ करनी है। 18वीं तरमीम का सबसे ज़्यादा जो उसकी कैजुअलिटी है वो मैं समझता हूँ ये जस्टिस सिस्टम है, जिसकी तरफ इन्होंने बजा तौर पर इशारा किया और मैं एग्री करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं बहुत अरसा पहले जब ये सज्जाद अली शाह साहब वाली जजमेंट आई थी जजेस केस में, यानी अल जिहाद ट्रस्ट में, तो उस पर जो तबसरा हुआ था वो पहले मैं यहाँ बयान कर चुका हूँ और आज फिर करना चाहता हूँ कि उस वक्त कुलदीप नायर जो थे उन्होंने मुझे कहा कि पहली हमारी जजमेंट आई है हमारे मुल्क में जहां जज खुद ही जज बनाएंगे, तो वो कहते हैं, उन्होंने जुमला बोला, वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ इट एंड यू विल सफ़र। तो अब हमने देखा कि उस जजमेंट का ये नुकसान हुआ है, यानी 18वीं तरमीम होना तो ये चाहिए था कि ये इख्तियार जो है ये इसी तरह होता कि आपने किसी को लेना है तो सबसे पहले उसका नाम लिया जाए, प्रेसिडेंट जो है नाम पूछे और जब नाम लिया जाए तो वो बारों से जहां वो प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों को पता होता है कि किस किरदार का कोई शख्स है, कितनी उसकी प्रैक्टिस है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग का फ्लॉ है, इंटेग्रिटी का क्या आलम है। तो वो उसके बाद जब आप उस सारी कौम के सामने रखें कि ये लोग हैं जिन्हें हम जज बनाने वाले हैं, चूँकि जजेस का मामला पूरी तकदीर के साथ उन्होंने कौम की तकदीर के फैसले करने होते हैं और उसी से बनाव और बिगाड़ जो होता है पैदा होता है सोसाइटी में। तो इसलिए इस मामले में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादती हुई और अब हालत ये है कि बराए नाम लोग मौजूद हैं इसमें, जजेस ऐसे भी अपॉइंट कर दिए गए जिनके बारे में चीफ जस्टिस ने कहा था हाई कोर्ट के कि ये जजेस नहीं अपॉइंट होने चाहिए थे, वो हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो शख्स, तो ये यानी एक एग्जांपल है, एक पहलू है, बाकी दूसरी है तो खुद इसकी दूसरी बात मैं आपको अर्ज करूँ, एक बात मैं आपको अर्ज करूँ कि यहाँ कम अज कम ये करीब बैठे इनका तो हाथ भी पकड़ा जा सकता है कि इस वक्त जो बार बार ये कहा जाता है ना कि जी ये बहुत ज़्यादा 18वीं तरमीम का मसला नहीं है, हर शख्स जो है उसे किसी ना किसी मसले की तरफ ध्यान जरूर दिलवाना पड़ता है जिस वक्त उसका मामला अदालतों में या उसका मामला केसेस का बनता है। तो ये मामला अगर यानी ये जरदारी साहब पे जो केसेस हैं या जो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं उसका 18वीं तरमीम से कोई ताल्लुक है नहीं, से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। ये केसेस हैं जिनको उन्हें फेस करना चाहिए और कौम को बताना चाहिए, क्योंकि ये रिवाज खत्म होना चाहिए कि जिसके केसेस आए वो फौरी तौर पर गाली देना शुरू कर दे कि ये देखो जनाब और मैं ये कर दूंगा।
उसका फिर ये नतीजा होगा कि हमें ये फैसला करना होगा बहसीयत मजमुई और बहसीयत कौम मिन हैसुल कौम कि क्या हमने इसी तरह बड़ों की करप्शन बर्दाश्त करके जिंदा रहना है या एहतसाब मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर पलवशा साहिबा के पास जाएंगे और ये दोनों चीज़ों के दरमियान जो लिंक की बात की है ये भी जानेंगे, और साथ ही साथ वो जो 19 दिसंबर को हतमी रिपोर्ट जानी है फेक अकाउंट्स वाली JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होनी है, उससे भी क्या कोई कनेक्शन है इस चीज़ का? बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पलवशा साहिबा, सवाल आपके सामने वही है जिस पे बात कर रहे थे। एक तरफ तो आरिफ चौधरी साहब ने कहा कि 18वीं तरमीम का और जरदारी साहब जो कहते हैं कि इसकी वजह से मेरे पे दबाव डाला जा रहा है। एक तो इन दो चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, दूसरा ये जो बारहा बात होती है जिस पे पीपल्स पार्टी हम सुनते हैं कि काफ़ी बरहम भी हो जाती है, वो जो फेक अकाउंट्स वाली JIT है उसकी हतमी रिपोर्ट से किस कदर ताल्लुक है जो सुप्रीम कोर्ट में 19 दिसंबर को जमा होने जा रही है? अब आपने कहा कि गाली देना उनका वतीरा नहीं है, ना उनकी जबान का ये हिस्सा है कि वो गालियां दे के बात करें, ना ये उनकी तरबियत है। और फेस करना हालात को वो जरदारी साहब को कौन सिखा सकता है? जिस शख्स ने अपनी सारी जवानी जेलों में काटी, अब उसको फेस करना हालात से या जेलों से डराना या किसी जुडिशल प्रोसेस से डराना या किसी JIT से, वो वाला खौफ आप देख रही हैं कि उनके दिल में नहीं है। और अगर कोई इतनी मजबूत पैरों पे खड़ी हुकूमत है तो एक बयान से हिल क्यों गए हैं और आसान क्यों खता हो गए हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि अगर उन्होंने कहा है, इशारा आपको, आपकी कॉन्फिडेंस है, आप चलते रहिए, आपका पूरी एक फौज जफर मौज वुजरा की जो है और अहदेदारों की क्यों लग गई है इसके पीछे? आप काम करें, आप काम कीजिए, आप इस तरफ ध्यान ना दीजिए। लेकिन क्या वजह है कि आपको खुद जो है वो एक डर और खौफ है जिसके नतीजे में एक बयान ने आपको इस कदर हिला दिया है। अब बात असल ये है कि अब ये प्रोसेस फेस करना जो है, इसमें एक सवाल ज़िमनी सवाल पलवशा आपसे ये भी कि जरदारी साहब के बयानात में भी पीपल्स पार्टी की टुवर्ड्स दिस गवर्नमेंट जो पॉलिसी है उसमें भी जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उसको भी बता दें। एक तरफ उन्होंने कहा इस हुकूमत के खिलाफ करारदाद लेकर आएंगे, मैंने कहा सवाल ज़िमनी है ना, साथ सुन ले। फिर उन्होंने वो मफाहमत की पटारी भी निकाली थी, फिर अभी वही दोबारा चीज हो गई हुकूमत के खिलाफ। देखिए, इस मुल्क में दो निजाम नहीं चल सकते, इंसाफ के दो निजाम नहीं हो सकते। और वैसे जो बड़ों से सवालात होने चाहिए और एहतसाब होने चाहिए उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर वो एहतसाब और सवालात अलीमा खान से भी होने चाहिए, उसी किस्म की JIT उन पर भी बननी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स को आप फांसी चढ़ा दें और दूसरे शख्स को उसी जुर्म पर आप बाइज्जत जो है वो जुर्माना करके घर भेज दें। ये तरीका नहीं हो सकता। अगर ये सोचा जा रहा है कि एक ऑपोजिशन को वाइप आउट करके यहाँ वन पार्टी सिस्टम या कोई डोमिनेंट पार्टी सिस्टम नॉर्थ कोरिया या चाइना या कोई बैथ पार्टी या इस किस्म का कोई तरीका यहाँ बना दिया जाएगा तो वो नहीं हो सकता। और अगर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उस पर सब खामोश रहेंगे तो कोई खामोश नहीं रहेगा। आप पकड़ के जेलों में बंद करते हैं, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अब वो कह चुके हैं वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, फिर भी आपको उनके हर बयान पर जो है हुकूमत बौखलाई हुई नजर आ रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये हुकूमत क्यों बौखला रही है? उनके अपने एलाइज उनसे संभाले नहीं जा रहे, इत्तेहादी उनसे नालाएं हैं, तो इसमें जरदारी साहब क्या कर सकते हैं? अगर अख्तर वेंगल साहब जाकर जरदारी साहब से मिलते हैं तो इनके क्यों हाथ पांव कांपने लगते हैं? इनको खुद अपने अंदर देखना चाहिए कि इनके आसपास बैठे कितने लोगों पे JIT बन रही है। अलीमा खान पर कौन सी JIT बनी, कौन सी ट्रायल दी उन्होंने? अगर इस मुल्क में मोहब्बत बहुत ज्यादा है ना। जुबैर साहब, मैं पहले आपका टेक चाहूंगी जो कि यकीनी तौर पे अकाउंटेबिलिटी के हवाले से तो आप एग्री करेंगे पलवशा साहिबा से, क्योंकि इस मामले पे पीपल्स पार्टी और PMLN के व्यूज जो हैं बड़े मिलते जुलते हैं आजकल नहीं, हमेशा मिलने चाहिए हर एक शख्स को इरिस्पेक्टिव। एक तो कंसिस्टेंटली मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक नॉर्मल प्रोसेस है, चाहे वो करप्शन हो, चाहे किसी ने और कोई गलत काम किया है, और ख़ासतौर पर पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन दो मयार नहीं हो सकते। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बाबर अवान के खिलाफ रेफरेंस फाइल है, वो बाहर बैठे हुए हैं
और शहबाज शरीफ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो जेल के अंदर हैं 70 दिन से। ख्वाजा साद रफी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो जेल के अंदर है। बात यह है कि आप कंसिस्टेंट क्यों नहीं है? अगर इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर जेल के अंदर होना चाहिए तो फिर इमरान खान को भी जेल में होना चाहिए, फिर परवेज खटक को भी जेल में होना चाहिए, फिर अलीम खान को भी जेल में होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल खुल के कहूंगा कि फिर मायार इंसाफ का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे JIT है, चाहे नैब है, वो फिर हमें उतनी तेजी और उतनी फुर्ती और उतने इंटरेस्ट और सेंस ऑफ अर्जेंसी नजर आनी चाहिए कि नैब को डायरेक्ट करें, मॉनिटरिंग जज ऊपर बिठाएं। आपने जहांगीर तरीन ने तो एक्सेप्ट किया अपना क्राइम, एक्सेप्ट किया क्राइम, उसके ऊपर क्यों नहीं JIT बनी, उसके ऊपर क्यों नहीं मॉनिटरिंग जज बैठा, उसके ऊपर क्यों नहीं रेफरेंस फाइल करने के लिए कहा? सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये वन पार्टी स्टेट इंप्लीमेंट करने के लिए, भाई नैब चेयरमैन से मैं रोज पूछता हूं टीवी पर आके, वो ये वजाहत करते हैं कि जी साद रफीक इस वजह से जेल में बंद है और बाबर अवान इस वजह से बाहर है। बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेन कर दें कि भाई उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो चुका है और वो बाहर बैठे हुए। और फिर दूसरी बात यह है कि आप दूसरा मीडिया ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट ने नैब को बिल्कुल क्लियरली कहा। आप क्यों कह रहे हैं कि जी हम राना सनाउल्लाह के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है? क्यों कह रहे हैं मरियम औरंगजेब के खिलाफ? अभी आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी कि जी हम शुरू कर रहे हैं। भाई आप करते रहे ना, आप 10,000 केसेस पर करें, मोहम्मद जुबैर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करते रहे। जब आपके पास कोई चीज आएगी तो आप न्यूज में चल रहा है, लेकिन ये ठीक है, गॉट योर पॉइंट। मैं वैसे नदीम अफजल साहब जिस तरह वो चाह रहे हैं ना कि पूरी पार्लियामेंट जो है ना, वो ऐसे लगता है कि फिर जेल में हो। आप शुक्र करें आप नहीं अभी मेंबर। देखिए मैं समझता हूँ जुबैर साहब की बात ठीक है, क्योंकि अभी राना मशहूद भी बाहर है, अभी और बहुत सारे लोग। जुबैर साहब जरा पंजाब के हर जिले में चले जाएं, किसी भी पार्टी से जो लोग मेजॉरिटी हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे, मैं ऐसे लोग इनको बता सकता हूँ जिन्होंने 1985 में जो काउंसलर बने थे बल्दिया के, यहाँ वो चेयरमैन बने थे और आज वो अरबपति है। बिजनेस भी उन्होंने किए हैं, रियासत के बलबूते पे बिजनेस किए हैं, रियासत को इस्तेमाल करके बिजनेस किया है। एक होता है बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस करते हैं, उस पर कोई इतराज नहीं होता। मैं बाबर अवान की, मैं रियासत वालों की बात कर रहा हूँ सर। जो मैंने सवाल पूछे ना उसी का जवाब दें। 85 में ना जाए, मुझे ये बताएं कि बाबर अवान की बाहर है। मैं तो आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ। नहीं, आप उल्टा करके कह रहे हैं कि 85 में ये हुआ था राना मशहूद। जो मैंने आपसे सवाल पूछे सर, आप मेरी बात तो सुन लें। अब राना मशहूद की वीडियो लीक हो चुकी है, उसके ऊपर कोई केस नहीं है। आप घुमाए ना, आप घुमाए ना। देखिए बहुत सारे लोग आपकी बाहर है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि अभी ये स्पीड अप काम होना चाहिए, फिर अदल होना चाहिए। आप कभी हुकूमत में बैठ के अदल का लफ्ज नहीं बोला आपने। ये जुबैर साहब ने जो बात की ना सर, ऐसा होता है नहीं बोला, हमारा कसूर है। तो अदल होना चाहिए, अदल होना चाहिए। खा आप हो, खा मियां साहब हो, खा बाबर अवान हो, कोई भी हो, मैं कहता हूं अदल का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन नदीम अफजल चंद साहब एक सवाल मेरा ऐड कर लें। मैं तो डिबेट नहीं कर रहा हूं। एक मेरा ज़िमनी सवाल ऐड कर लें। जो जुबैर साहब बात कर रहे हैं ना, वो इम्तिहानों में अक्सर सवाल आता है कि मिसालें दे के वाजे करें। सो मैं एक मिसाल दे देती हूँ कि वो नैब ने बुलाया आपके CM KPK को, महमूद खान को, मालम जब्बार राजी केस में। वो CM साहब बाहर आते हैं, मीडिया से बात करते हैं और वो कहते हैं कि जी मुझे तो नैब ने क्लीन चिट दे दी है। सो वो भी लोग परेशान होते हैं कि जी बाकी जाते हैं तो वो उनका कोई जुडिशियल रिमांड, कोई जिस्मानी रिमांड, यहाँ पे एक दिन में ही उन्हें क्लीन चिट दे दी, वरना पेशियां भुगत रहे होते हैं। बाकी कोई ऐसा होते हैं, कई लोगों का प्रोफाइल बन रहा होता है, कई लोग वॉच लिस्ट में होते हैं, कई लोगों का फिर एविडेंस आ चुकी होती है, कहीं से फिर रिकवरी करनी होती है, कईयों की मनी ट्रेल ढूंढनी होती है, कईयों का पूरा रिकवरी करनी होती है। ये नैब के पैरामीटर ये चौधरी साहब मेरे से बेहतर बता सकते हैं। फिर जब रेफरेंस बनता है, फिर रेफरेंस के अलावा बहुत सारे मामला वाइट कॉलर जो इन्वेस्टिगेशन है, वाइट कॉलर क्राइम में, तो मुझे नहीं अंदाजा। मैं मतलब कुछ बेहतर आर साहब बता सकते हैं। मैं केसेस के बारे से डिटेल नहीं जानता, अल्लाह बचाए इन केसेस से। तो बहरहाल इस मुल्क में अभी एहतसाब बहुत सारे तबकों का होना है, बिजनेस कार्टेल का एहतसाब होना है। ऐसे बिजनेसमैन, कई बेचारे बिजनेसमैन को विक्टिमाइज किया गया इस दौर में, और कईयों के कार्टेल ऐसे बने हुए हैं
कि हर दौर हुकूमत वो मौजे कर रहे होते हैं। इस मुल्क में ऐसे वो हैं, हर हुकूमत के लिए नागुज़ीर बन जाते हैं। ये मैं तो कहता हूँ कि ये अभी कोई हमारा कोई अदल का निज़ाम को आइडियल तो नहीं हुआ। अभी हम ट्रांजिशनल फेज में, ना हमारी डेमोक्रेसी आइडियल है, हम ट्रांजिशनल फेज में, ना हमारा कोई भी तबका अभी आप कहें कि अल्टीमेट हम आइडियल हो गए, वो गलत बात है। हम ट्रांजिशनल फेज में, हम डेमोक्रेसी हमारी मजबूत होने की तरफ जा रही है, एक तसलसल है डेमोक्रेसी का। तो आप ऐसा निशानदेही करें, आप जो कुताहियां कमियां हैं उसके ऊपर लेजिस्लेशन करें, उसके ऊपर असेंबली के अंदर डिबेट करें, बात करें, वो आपका हक है। सिस्टम को आगे लेके चलें और अच्छी बात होनी चाहिए। जी सर। पहली बात तो यह है कि जुबैर साहब ने खुद ही जवाब दे दिया कि सवाल के रूप में उन्होंने कहा कि जी मैंने बार बार उन्हें कहा है कि वो अपना जवाब दे, और मैं चूँकि वकील हूँ और वकील जब तक किसी का वकालतनामा या इख्तियार ना किसी के पास हो तो उसे उसकी तरफ से बात नहीं करनी चाहिए। एक तो पीटीआई का वकालतनामा मेरे पास नहीं है, दूसरा नैब का नहीं है, लिहाजा मैं जुबैर साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये काम नैब का है कि वो अपने किसी भी शख्स के ज़रिए जो उनका ज़िम्मेदार हो, जिसे वो तर्जमान कहें या जो भी कहें, वो आके ये ज़रूर बयान करे कि ये जो सवालात उठ रहे हैं ये क्यों उठ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब तक किसी शख्स को केस का पता नहीं होगा वो अपने तौर पर ये बात नहीं बता सकता कि फ़लाँ शख्स क्यों अंदर है और फ़लाँ क्यों बाहर है और फ़लाँ के ख़िलाफ़ इंक्वायरी किस लेवल पे है। ये उनका काम है कि अभी तक वो आके उन्होंने बताया नहीं। और हमने 2-3 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम में ये बात उनसे कही थी कि जी मुसलसल हम आपसे पूछ रहे हैं कि अभी तक आपके पास वो प्रोसिक्यूटर मौजूद हैं, वो आईओज मौजूद हैं जिनके ऊपर लोगों के बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं, और लोगों ने कहा कि अभी आपके ऐसे लोग मौजूद हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये इसका जवाब अभी तक चेयरमैन नैब ने नहीं दिया, उसकी या उनकी तरफ से ये जवाब नहीं आया। अच्छा, एक चीज़ का जवाब अलबत्ता ज़रूर आ गया कि वो जो पिछले कमरुज़्ज़मान साहब के बारे में हमने बात की थी, उन्होंने मुझे ला के अपनी जजमेंट दिखा दी कि जी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मेरे हक में, कि उन्होंने कहा था कि NICL केस में इनका कोई रोल नहीं है। इदारों के जो तर्जुमान हैं वो खुद ये बात जहाँ तक मामला है, ये आरिफ चौधरी साहब वो बात रह जाएगी। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, ये जो आज समा के कैमरामैन पे वाजिद पे जिस अंदाज में तशद्दुद हुआ है, नवाज शरीफ साहब के पर्सनल गार्ड ने जो किया है, सरमायादाराना एक जो माइंड सेट का इजहार है, इसको आप इस पैरा में देखें ना। ये लोग अब असम्बली के अंदर कभी को आता रसीरुल बाबर साहब थे तो वो किसी को असला लेके जाने की भी इजाज़त नहीं देते थे। अब असम्बली प्रिंसिस के अंदर एक साफ़ी को तशद्दुद का निशाना बनाना, वैसे एग्जैक्टली वहाँ पे क्या आपके पर्सनल गार्ड्स की ज़रूरत है? कौमी असम्बली ये भी जुबैर साहब को कहें कि कम अज़ कम ऐसे सरमायादाराना सोच से तो निकले। कंडेम करना चाहिए, और सर वन लाइनर लास्ट मिनट है। बिल्कुल कंडेम करना चाहिए। शर्मिंदगी की बात है हम सबके लिए, हमारी पार्टी के लिए खास तौर पर। और मेरा ख्याल है, एक तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वहाँ असेंबली के अंदर गार्ड्स का वहाँ मौजूद होना कोई सेंस ही नहीं बनता, चाहे कोई किसी को पसंद हो या ना हो। मैं तो कहीं पूरे पाकिस्तान में नहीं एक गार्ड लेके फिरता, बट वैसे मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि हमें टॉलरेंस थोड़ी सी शो करनी चाहिए। एक फिजिकल होने का भी एक हद होती है। आप इतना ब्रूटली किसी के ऊपर उसका इजहार कर रहे हैं, सो दिस इज नॉट समथिंग एज अ पाकिस्तानी नेशन और एज अ पॉलिटिकल पार्टी वी शुड फील एग्जैक्टली दिस इज नॉट द वे। इसको जितना कंडेम किया जाए यकीनी तौर पे वो बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम ज़ुलचंद साहब, आरिफ चौधरी साहब, पलवशा खान साहब और मोहम्मद जुबैर साहब का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।